गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज हम लोग जो है पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ इंपॉर्टेंट जो है जो आते हैं परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, स्पेशली आरओ एंड पीसीएस में, उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। लेकिन जब हम पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन की चर्चा कर रहे हैं और कुछ लोगों ने कहा है कि अभी तक आपने जो है काफ़ी लेट हो गया, वीडियो नहीं डाल रहे हैं, तो उसके पीछे रीज़न यही पॉलिटी ही है, पॉलिटिक्स है। इसलिए पॉलिटी नहीं पॉलिटिक्स है, क्योंकि सब लोग जिस तरह चुनाव में इंटरेस्ट ले रहे थे, तो एज ए ह्यूमन बीइंग मैं भी चुनाव में ही इंटरेस्ट ले रहा था। और मेरे लिए इंटरेस्ट की और एक शोध की एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैं किसी पार्टी या उसके बारे में नहीं चर्चा कर रहा हूँ, लेकिन जो सबसे ज़्यादा मुझे पेनफुल लगा या मेरे लिए शोध का विषय रहा वो ये कि कैसे कोई जो है किस तरह से बिना रोजगार की चर्चा किए, बिना किसी नौकरी की चर्चा किए किसी रैली या सभा में कैसे चुनाव जीते जा सकते हैं। बस इतना ही मेरे लिए शोध का विषय रहा है। इसके बारे में आगे अपना सोचते रहिएगा, लेकिन हमारा काम है पढ़ना और पढ़ाना। हम लोग लौटते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ, जो है भारतीय संविधान की विशेषताएं। भारतीय संविधान की विशेषताएं, ये कोई पढ़ना हमें एलेबोरेट लिखना नहीं, हम प्रीलिम्स के हिसाब से इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कुछ थ्योरेटिकल होते हैं, कुछ वन लाइनर टाइप आप जैसे नाम रख लिया, लेकिन इसमें थोड़ा समझने वाली बात भी होती है, तो हम उस पर चर्चा करते हैं। सबसे पहले जिससे कि कवर हो जाए जल्दी जल्दी, तो सबसे पहले जो है भारतीय संविधान की विशेषताओं में है विशाल एवं विस्तृत संविधान। यानी भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा, कौन कहता है? सर आइवर जेनिंग्स महोदय कहते हैं भारत का संविधान दुनिया का यानी विश्व का सबसे बड़ा एवं विस्तृत संविधान है। तो किसने कहा? सर आइवर जेनिंग्स ने कहा। अच्छा, ये फिर इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन ये पूछा जाता है भारत का संविधान सबसे ज्यादा विस्तृत बड़ा क्यों है? तो उसका आंसर ये है, इसमें केंद्र व राज्यों दोनों के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। केंद्र सरकार क्या करेगी, राज्यों की क्या दायित्व है, उनके जो है उनसे संबंधित सारे विषय, सारी चर्चा, सारे अनुच्छेद दिए गए हैं। इसीलिए भारत का संविधान सबसे बड़ा है। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड बीइंग ए लार्जेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड? बिकॉज इट कंटेन्स जो है elaborate articles and discussion about center and states, यानी राज्यों और केंद्र के बारे में हर चीज के बारे में चर्चा की गई है, तो इसीलिए सबसे बड़ा हो जाता है दोनों के चर्चा कर। ठीक है, तो किसने कहा? सर आइवर जेनिंग्स। अब दूसरी बात, अब देखिए इसमें 395 शुरुआत में 395 अनुच्छेद थे, 395 अनुच्छेद आर्टिकल्स और 8 अनुसूचियां और 22 भाग। तो ये जो है ये यहां शुरुआत में जब संविधान शुरू हुआ तो इतने थे। आज की डेट में क्या है? 395 जो अनुच्छेद हैं वो गणना की दृष्टि से यानी काउंटिंग की दृष्टि से देखेंगे तो 465 के आसपास है। यानी अगर क्वेश्चन पूछा जाए गणना की दृष्टि से, काउंटिंग की दृष्टि से, तो 465 या 63 है, 465 है। अनुसूचियों का आप जानते हैं 8 से बढ़ के 12 हो गई है और भाग बढ़ के हो गए 25। लेकिन मूल रूप से ये का खा करके जोड़े गए हैं। मूल रूप से आज भी संविधान में 22 भाग ही हैं और 25 नहीं है, वो का खा करके जोड़ा गया। जैसे भाग 4 का जोड़ा गया मूल कर्तव्य, लेकिन 4 ही है, वो 4 का जोड़ा गया है, अलग से नहीं। मूल रूप से 22 है, गणना की दृष्टि से 25। मूल रूप से अनुच्छेद 395 है और गणना की दृष्टि से 465। अब इसी तरह जो है अनुसूचियां, लेकिन पहले 8 थी, आज 12 है। जैसे पहली अनुसूची कब जोड़ी गई जो है, वो सॉरी पहली कह रहा हूं, 8 अनुसूची थी, 9वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? 9th शेड्यूल, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई प्रथम संविधान संशोधन 1951, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें भूमि सुधार संबंधी कानून था। उसको आप लोग पहले भी अनुसूची में हम चर्चा कर चुके हैं। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1985 में जोड़ा गया था। इसी तरह जो है 11 और 12 11वीं और 12वीं अनुसूची 73वां 74वां संविधान संशोधन 1992 के द्वारा जोड़ी गई। तो ये चर्चा हो गई लिखित विशाल एवं विस्तृत संविधान के बारे में। अब हम लोग आते हैं लिखित संविधान। सब दुनिया का सबसे पहला लिखित संविधान है अमेरिका का। कहां का है? अमेरिका का संविधान सबसे पहले लिखित संविधान था। आप लोग अच्छे जानते हैं कि ब्रिटिश संविधान लिखित नहीं है, ब्रिटिश संविधान लिखित नहीं है। दुनिया का सबसे पहला है लिखित संविधान अमेरिका का, लेकिन और ब्रिटेन जहां से हमारी संसदीय प्रणाली ली गई है वहां लिखित संविधान नहीं है। बिल्कुल, वहां का संविधान सिर्फ कन्वेंशन एंड ट्रेडिशंस पे चलता है, परंपराओं पे चलता है।
रीति रिवाजों जो उनके मानक हैं उस पे चलता है, परंपराओं रीतियों पे चलता है उनका, किसका? ब्रिटिश संविधान। लेकिन भारत के संविधान में, भारत का संविधान पूरी तरह से रिटन कॉन्स्टिट्यूशन यानी लिखित संविधान है। यहाँ हर चीज के बारे में, हर छोटी बड़ी चीज के बारे में, हर विषय के बारे में लिखा गया है, क्लियर कट लिखा गया है। लेकिन ये इसका मतलब ये नहीं कि भारत के संविधान परंपराओं रीति रिवाजों पे नहीं चलता है, बिल्कुल चलता है। भारत के संविधान लिखित के साथ साथ परंपराओं रीति रिवाजों पे भी चलता है, बशर्ते रीति रिवाज और जो परंपराएं हैं, जो कन्वेंशंस हैं, वो संविधान के किसी अनुच्छेद के विपरीत नहीं होनी चाहिए। यानी परंपराओं का बिल्कुल समावेश हमारे संविधान में भी, लेकिन वो संवैधानिक जो अनुच्छेद है, जो संविधान में रिटन संविधान है हमारा, जो लिखी गई बातें हैं उनसे विपरीत ना हो, तो परंपराओं का भी समावेश हमारे यहाँ भी है। अब आते हैं उद्देशिका की शब्दावली। उद्देशिका की शब्दावली आप लोग पहले से ही बता चुके हैं। उद्देशिका की शब्दावली में सब क्या है, ये इसका सीरियल भी याद रखना और बातें भी सारी याद रखना। क्या क्या है उद्देशिका में? जो है सबसे पहले संपूर्ण प्रभुता संपन्न, संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, ये इसकी शब्दावली है। अब आते हैं हम लोग संसदीय शासन प्रणाली। तो इसमें एक क्वेश्चन आता है, संसदीय शासन प्रणाली कहां से ली गई है? तो हमारे संसदीय शासन प्रणाली जैसे कोई चर्चा हो, सीधा ब्रिटिश से लिया है, यानी ब्रिटेन से ली गई है संसदीय शासन प्रणाली। ये होती क्या चीज है? शासन प्रणाली दो तरीके से होती है। एक होती है अध्यक्षात्मक होती है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और दूसरी होती है हमारी संसदीय, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, संसदीय प्रणाली। अध्यात्मात्मक शासन प्रणाली कहां से ली गई है, तो कहां पे चलती है? ली नहीं गई, चलती है, हमारे यहां ली नहीं गई। ये अमेरिका में चलती है, जहां कार्यपालिका का प्रमुख यानी जो मेन एग्जीक्यूटिव है वो होता है प्रेसिडेंट। कार्यपालिका का प्रमुख जो है वास्तविक प्रमुख, वहां प्रेसिडेंट। हमारे यहाँ कार्यपालिका का प्रमुख राष्ट्रपति है, लेकिन वास्तविक प्रमुख नहीं है, वो नाम मात्र का प्रमुख है, वो नाम मात्र का प्रमुख है। वास्तविक कार्यपालिका शक्ति हमारे यहाँ जो है मंत्रि परिषद में है। यानी हमारा जो राष्ट्रपति है वो जो है सारे फैसले नहीं लेता, मंत्रि परिषद लेती है। मंत्रि परिषद लेती है, उसका प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। उसमें अनुच्छेद 75(3) में लिखा हुआ है, अनुच्छेद 75(3) में लिखा हुआ है कि भारत कार्यपालिका शक्ति का प्रमुख जो है राष्ट्रपति होगा, जो एक मंत्रि परिषद के माध्यम से जो है की सलाह पर काम करेगा, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा। यानी वास्तविक कार्यपालिका प्रमुख हमारे यहाँ प्रधानमंत्री है। संसदीय शासन व्यवस्था है जो ब्रिटिश से ली गई है। अब हम लोग आते हैं मूल अधिकारों की चर्चा करते हैं। मूल अधिकार आप लोग सबको मालूम है। मूल अधिकारों की चर्चा जहां तक है तो इसको अपना डिटेल में बाद में करेंगे जब अंदर जाएंगे मूल अधिकारों में। लेकिन मूल अधिकार जो हैं वो कहां पे हैं? भाग 3 में 12 से 35, अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकार हैं। ठीक है। अब मूल अधिकारों का संरक्षण कौन करता है? मूल अधिकारों का संरक्षण जो है, अच्छा कितने हैं मूल अधिकार? आज की डेट में मूल अधिकार है 6। पहले कितने थे? 7। 7वां कहां चला गया है? संपत्ति का अधिकार था। संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो अब कितने रह गए? 6 यानी 6। ये कहां चला गया? अनुच्छेद 300 का में चला गया। क्या बन गया? अब संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है। इट इज ए कौन सा राइट हो गया आपका? ये जो है विधिक अधिकार, लीगल राइट हो गया आपका। ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नहीं रहा। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट यानी फंडामेंटल राइट नहीं रहा, बल्कि ये जो है एक लीगल राइट हो गया संविधान के अंतर्गत। ये हो गई मूल अधिकार की चर्चा। अच्छा, मूल अधिकार की रक्षा न्यायपालिका के पास है। न्यायपालिका ही मूल अधिकारों की रक्षा करता है। संविधान की रक्षा भी वही करता है, मूल अधिकारों का संरक्षक भी वही माना जाता है। मूल अधिकार होते क्या हैं? मूल अधिकार राज्य की शक्तियों पर नियंत्रण लगाते हैं। ये नागरिकों को मिले होते हैं, ये राज्य को नहीं है, नागरिकों को है। राज्य के अगेंस्ट राज्य को एक रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं राज्य के ऊपर। ऐसा कुछ ना कीजिए, ऐसे कोई कानून ना बनाइए, ऐसा कुछ एग्जीक्यूटिव लोग ना करें, अधिकारी ना करें, जिससे नागरिकों के हितों का जो है जो मूल अधिकार जो मिले हैं उसका नुकसान हो, उसके ऊपर कोई दिक्कत आए, तो राज्य की शक्तियों पर नियंत्रण लगाते हैं। सिंपल बात।
अब आते हैं हम लोग डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। एक थे जी ऑस्टिन महोदय, उन्होंने कहा ये राज्य की आत्मा है। यहाँ छोटा छोटा हमने लिखा है, जी ऑस्टिन ने नीति निर्देशक तत्वों को क्या कहा, राज्य की आत्मा। कहां से है ये, अनुच्छेद 36 से 51 तक है। ठीक, कहां से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए। बस इतनी चर्चा इसमें जो है डीपीएसपी की करेंगे, इससे ज्यादा नहीं। अब आता है स्वतंत्र न्यायपालिका, इंडिपेंडेंट जुडिशरी। इसका क्या मीनिंग है, व्हाट इज मीनिंग ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी? इसका मतलब यह है कि हमारे यहाँ एक स्वतंत्र एवं एकीकृत न्यायपालिका है, एकीकृत न्यायपालिका है जो कि जो है इसलिए क्योंकि वो किसी के दबाव में काम नहीं करती। उसके वेतन भत्ते अलग से दिए जाते हैं, उसकी अलग व्यवस्था है। उसके कोई जो है सरकार उसको इस तरह कम नहीं कर सकती है। तो इसलिए स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसका हेड सबसे पहले ऊपर एकीकृत है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट यानी अधीनस्थ न्यायालय। तो स्वतंत्र न्यायपालिका हमारे यहाँ है। क्यों स्वतंत्र? इसलिए है कि जिससे नागरिकों के मूल अधिकारों की रक्षा हो सके और तमाम जो ऐसे संविधान की रक्षा कर सके। जैसे कानून सरकारें न बना पाए जिससे कि संविधान को जो है मूल ढांचे को कोई नुकसान पहुंचे, इसलिए स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था हमारे संविधान में की गई है। अब हम लोग आगे जो इसके जो विशेषताएं हैं उस पर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो अगला है जो है अगली विशेषता है केंद्राभिमुख संविधान, यानी जो सेंट्रल टेंडेंसी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा माना जाता है कि सेंट्रलाइज टेंडेंसी यानी सेंटर की तरफ ज्यादा झुका हुआ, ऐसा जो है माना जाता है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ी विस्तार से चर्चा करेंगे तब बात समझ में आएगी। केंद्राभिमुख संविधान का मतलब यह है कि सेंटर को कहीं ना कहीं ज्यादा शक्तियां हैं। देखिए संघ क्या है, हमारा संविधान तो जो है संघीय है, तो जानते हैं। पहले क्या लिखा है, पहले ही आर्टिकल में लिखा हुआ है इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स, यानी भारत राज्यों का संघ होगा। भारत क्या है, राज्यों का संघ है। संघ का मतलब क्या होता है, संघ का मतलब ये होता है केंद्र और राज्य की अलग अलग शक्तियां होती हैं। केंद्र और राज्य की अलग अलग शक्तियां होती हैं, अलग अलग उनके कार्य बटे होते हैं। जैसे संघीय विशेषताओं की हम चर्चा करें, सबसे पहले इधर देखिएगा, इधर जैसे शक्तियों का, संघ में क्या होता है, शक्तियों का विभाजन। हमारे यहाँ पता है जो विषय दिए हुए हैं, संघ सूची में कितने हैं 97, राज्य सूची में 66। तो शक्तियों का विभाजन हुआ कि नहीं, राज्य का और संघ का। ठीक है, तो संघ मतलब बहुत सारे स्टेट्स हैं और भारत एक उनका संघ है। ठीक, तो उनकी अलग अलग शक्तियां भी हैं। देखिए राज्य में बहुत सारी शक्तियां होती हैं, केंद्र में बहुत सारी शक्तियां होती हैं, अलग अलग सब क्लियर है। लिखित संविधान है, ये कहीं हवा में नहीं है, लिखा गया है, इसलिए भी ये संघीय है, संघीय ढांचा इसमें लिखा है। संविधान की सर्वोच्चता, संविधान ही जो लिख दिया वही सर्वोच्च है संविधान में। ये सारी क्या कहते हैं, संघीय विशेषताएं हैं। ये क्या है, संघीय विशेषताएं हैं। ठीक है, और एकल न्यायपालिका, स्वतंत्र न्यायपालिका भी है हमारे यहाँ। स्वतंत्र न्यायपालिका है, इसका मतलब कि संघीय ढांचे को अगर कोई गड़बड़ करता है तो न्यायपालिका भी उसको देखने के लिए, तो संघीय हो गया। अच्छा, लेकिन अब एक बात और देखने की है, इसी में आप देखिए कि ये संघीय हो गया, लेकिन ऐसा नहीं एकात्मक प्रवृत्ति नहीं है, यूनिटरी टेंडेंसी भी है, एकात्मक प्रवृत्ति है। जैसे राज्यपाल का जो है, जो राज्यपाल की नियुक्ति है वो केंद्र द्वारा की जाती है, राज्यों को उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं होता, वो कुछ नहीं कर सकते। एक आदमी जो केंद्र का आके यहाँ बैठा दिया जाता है राज्यों में ऊपर, चलो, तो ये क्या है, एकात्मक प्रवृत्ति। संघीय प्रवृत्ति मैंने चर्चा कर दी, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान सर्वोच्चता, न्यायपालिका, यहाँ तक ये चारों। एकात्मक प्रवृत्ति में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर रिटर्न में भी लिखना हो, मेंस में भी लिखना हो, तो उसमें यही है कि राज्यपाल की जो नियुक्ति है वो एकात्मक लक्षण है संविधान का, यूनिटरी टेंडेंसी है। दूसरी तरफ इमरजेंसी पावर्स जो है, इमरजेंसी जो पावर्स है, आपातकालीन शक्तियां, आपातकाल में केंद्र ज्यादा पावरफुल हो जाता है, तो यहां तक कि राज्यों के विषयों पर जो है कानून भी बना सकता है। तो जो है आपातकालीन शक्तियां हैं, राज्यपाल की नियुक्ति है, और एकल नागरिकता, एकहरी नागरिकता। अमेरिका में जो है सेंटर का और जो राज्यों का अलग अलग नागरिकता है, किसी स्टेट की जो है नागरिकता अलग अलग है। वहां पे अमेरिका की नागरिकता एक हो गई, एक पर्टिकुलर जो है वहां के जो राज्य हैं उनकी, जैसे कैलिफोर्निया है, तमाम जो ऐसे मिसिसिपी जो भी हैं, इनके अपने अलग अलग जो है राज्यों की भी नागरिकता होती है। यहाँ ऐसा नहीं है, तो ये क्या है, एकात्मक लक्षण है संविधान के हमारे। ठीक है, तो लेकिन जो है संघ तो एकात्मक भी है, संघीय लक्षण भी है। तो ऐसा क्या है, ये बिल्कुल है कि भारत जो है संघीय ढांचा ही है, एक थोड़ा सा प्रवृत्ति इसमें जो है केंद्र की तरफ झुका हुआ है। उसके लिए कई विद्वानों ने अपने अपने विचार दिए हैं। जैसे
जो केसी वीर महोदय थे, उन्होंने कहा कि भारत जो है क्वासी फेडरल है, पूरी तरह संघीय नहीं है, अर्ध संघीय है। तो इनका नाम याद कर लेना, किसने कहा था क्वासी फेडरल यानी अर्ध संघीय? केसी वीर महोदय ने कहा था। फिर आइवर जेनिंग्स महोदय जो है, यहाँ पर आइवर जेनिंग्स महोदय कहते हैं कि जो भारत का संविधान है उसमें केंद्रीयकरण की सशक्त प्रवृत्ति है, यानी स्ट्रांग टेंडेंसी ऑफ जो है सेंट्रल, स्ट्रांग सेंट्रल टेंडेंसी है, यानी केंद्रीकरण की प्रवृत्ति जो है सशक्त प्रवृत्ति है। ये किसने कहा? आइवर जेनिंग्स। और डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, यानी संघात्मकता तो है हमारे यहाँ, लेकिन एकदम से जो है उसको संविधान के उसे संघात्मकता के यानी फेडरलिज्म का जो स्ट्रांग फेडरलिज्म जो है जो को फॉलो नहीं किया जाता है, यानी उसके तंग ढांचे में नहीं डाला गया। यानी संघात्मकता तो है, लेकिन भारत की एकता अखंडता को देखते हुए पूरी तरह से संघीय अगर रूप नहीं है इसका, यानी कुछ यूनिटरी लक्षण हैं। जैसे ऐसा नहीं होता कि अभी संघात्मकता राज्यों को पूरी पावर दे दी जाए, कई बार जो है उसे देश की एकता अखंडता को खतरा हो, उस समय सेंट्रल की पावर जरूरी है जिससे कि भारत को एक रख सके, इसलिए संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। ये बात है जो है डॉक्टर अम्बेडकर ने कही। और सहकारी संघवाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहा था जी ऑस्टिन महोदय ने, इतना याद रखिएगा। तो इसको इतना ये याद रखिएगा। अब कुछ और संविधान की विशेषताओं पे हम लोग चर्चा करते हैं जो हमने नीचे लिख रखी है, नीचे लिख रखी, इनके बारे में चर्चा करते हैं। ये कौन कौन सी हैं, अब इनको ऊपर थोड़ा लिख के इनके बारे में चर्चा करते हैं। ये है हमारी एकल नागरिकता। संविधान की एक विशेषता ये भी है एकल नागरिकता, जो मैंने अभी चर्चा कर दी। अब आता है वयस्क मताधिकार। एकल नागरिकता, अब आता है वयस्क मताधिकार, यानी यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जिसको बोलते हैं, जो है एडल्ट फ्रेंचाइज, वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार में 21 साल से 18 साल कर दिया गया है। 18 साल की उम्र वाले अपना मताधिकार प्रयोग कर सकते हैं। कब किया? 61वां संविधान संशोधन 1989, 1989। यहां पहले क्या था? 21 साल थी, बाद में 18 कर दिया। अब जो है एक और विशेषता है संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता। ये बड़ा मजेदार है। क्या है? संसदीय संप्रभुता, यानी जो पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी है, एवं न्यायिक सर्वोच्चता। और जो है हमारा क्या है? न्यायिक सर्वोच्चता है, यानी जुडिशियल सुप्रीमेसी है। अब इसमें कैसे समझेंगे? संसदीय संप्रभुता क्या है? इसको ऐसे समझेंगे कि ब्रिटेन में क्या होता है, संसद ने अगर कोई कानून बना दिया, वहां संसदीय सर्वोच्चता है। ब्रिटेन में क्या है? संसदीय सर्वोच्चता है, संसदीय सर्वोच्चता, यानी पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी है। कानून बना दिया संसद ने, बात खत्म, कुछ नहीं कर सकती न्यायपालिका। इसके ठीक उलट अमेरिका में है न्यायिक सर्वोच्चता, यानी कोई भी कानून वहां की कांग्रेस बनाए, अमेरिकी कांग्रेस, और वो सीधे वहां का जो जुडिशरी है, न्यायपालिका है अमेरिका की, वो उसको रद्द कर सकती है। लेकिन भारत की देखो दोनों बातें जो है, सब दोनों में समन्वय बनाया गया। दोनों में समन्वय कैसे बनाया गया वो देखिए। समन्वय इस तरह बनाया गया कि यहां पर दोनों की अपनी बात है, यानी पार्लियामेंट जो काम कर रही है उसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती जुडिशरी, लेकिन ऐसे कोई कानून बना दे जो संविधान के मूल ढांचे को परिवर्तित कर रहे हो, या मौलिक अधिकारों को कर्टेल कर रहे हो, कट साट कर रहे हो, उसको छोटा कर रहे हो, मौलिक अधिकारों का उल्लंघन कर रहे हो, तो उसको रद्द कर सकती है। दोनों बातें हो गई, यानी जो है न्यायपालिका संसद के कानून में हस्तक्षेप नहीं कर सकती और उसके बनाए कानूनों में कोई हस्तक्षेप नहीं करती, लेकिन अगर वो जो है मूल अधिकारों को कट साट करते हैं तो उसको रद्द कर सकती है। तो हमारे यहाँ दोनों का मिश्रण कर लिया गया है। ठीक है, अब अगली विशेषता हम लोग देखते हैं। अब हम लोग संविधान की लास्ट विशेषता पे चर्चा कर लेते हैं। लास्ट विशेषता, इससे भी एक क्वेश्चन बनता है। हम जितना भी बता रहे हैं सारे क्वेश्चन ही बताते हैं और कोई चीज नहीं है। नम्यता और अनम्यता का मिश्रण। जो इंग्लिश मीडियम होंगे वो कुछ दिमाग में घुसा नहीं होगा, तो उनके लिए मैं बता देता हूं, यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कठोरता और जो है लचीले का जो है संतुलन के जो है मिश्रण। तो ये एक विशेषता है। अब ये बताओ कठोर कहां से है? कठोर इस तरह है कि भारत, कठोरता इसको इस तरह समझेंगे कि संविधान संशोधन की प्रक्रिया हमारे यहाँ जो है
जटिल है। जैसे एक तो है कि जो है साधारण बहुमत से द्वारा कैसे संविधान संशोधन होता है, एक साधारण बहुमत द्वारा होता है, साधारण बहुमत। दूसरा होता है विशेष बहुमत, विशेष बहुमत। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है विशेष बहुमत प्लस आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन। ठीक है, तो साधारण बहुमत क्या बताता है कि लचीला है, भाई जो है जितना संसद में जो लोग बैठे हैं उनका बहुमत है, जो आधे से ज्यादा है, आधे से एक भी ज्यादा तो बहुमत है, तो जो है अब संविधान संशोधन हो जाए। कुछ ऐसे विषय हैं जिनमें साधारण बहुमत से संशोधन होता है, कुछ होते हैं जो विशेष बहुमत यानी 2/3 या उपस्थित होने वाले 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ती है, तो वहां विशेष बहुमत की आधे से अधिक नहीं, जो है विशेष बहुमत की जरूरत होती है, यानी 2/3। तीसरा है विशेष बहुमत के साथ आधे से अधिक राज्यों का जो है अनुमोदन प्राप्त करना है, यानी 28 स्टेट में भेजा जाएगा वो कानून, सबसे उनकी राय ली जाएगी, वो अगर कहते हैं कि हाँ कर सकते हो तभी कर सकते हैं। तो कठोर और मत लचीले के मत संतुलन हुआ कि नहीं हुआ। अब इसी मामले में दो लोगों ने अपने विचार दिए हैं। आइवर जेनिंग्स महोदय वो कहते हैं अत्यधिक कठोर है, और जो है केसी वियर महोदय हैं वो कहते हैं कठोर और लचीले के मध्य संतुलन बनाया गया है। तो इस तरह हम लोगों ने संविधान की विशेषताओं के बारे में देखा, और उनसे आने वाले क्वेश्चन इसमें से बहुत ज्यादा आते हैं, 1 या 2 क्वेश्चन हर बार आते हैं, आप लोग इसको समझ लीजिएगा। और हम लोग अब जो है दूसरे चैप्टर में प्रवेश करेंगे, थोड़ा तेज बढ़ाएंगे, बहुत पॉलिटिक्स हो गई, आप लोगों ने भी देखी, हमने भी बहुत पॉलिटिक्स की। अभी हम लोग पढ़ाई की तरफ लौट आते हैं, और पॉलिटिक्स हम लोगों का काम नहीं है। आप लोग स्टूडेंट हो, आप लोग अपनी तैयारी जारी रखिए, भर्तियां आती रहेंगी, पढ़ाई जारी रखिए, अपना काम करते रहिए। थैंक यू।